दोस्तों, आज की ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को बीच में छोड़कर कहीं मत जाइए, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी दो चीजों के बारे में बताने वाला हूं जिनमें से पहली चीज को लोग रोजाना कचरा समझकर फेंक देते हैं और दूसरी चीज एक ऐसा साधारण अनाज है जो वर्षों से भारतीय रसोई का हिस्सा रहा है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ये दोनों चीजें जोड़ों की सेहत के लिए कितनी उपयोगी मानी जाती हैं। अब जरा सोचिए, अगर सुबह उठते ही घुटनों में दर्द हो, सीढ़ियां चढ़ते समय घुटने जवाब देने लगे, कुर्सी से उठने में सहारा लेना पड़े और थोड़ी दूर चलने पर पैरों में भारीपन महसूस होने लगे, तो जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है या आप खुद इस समस्या से परेशान है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे जो जानकारी आने वाली है वो आपको हैरान कर सकती है। दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि पहले जोड़ों का दर्द केवल बढ़ती उम्र के लोगों में दिखाई देता था, लेकिन आज 30 से 40 साल के युवा भी घुटनों की जकड़न, कमर दर्द और जोड़ों की समस्याओं से परेशान दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका सबसे बड़ा कारण हमारी बदलती जीवन शैली है। घंटों तक कुर्सी पर बैठे रहना, शारीरिक गतिविधियों की कमी, बाहर का तला भुना खाना, बढ़ता वजन और शरीर को पर्याप्त पोषण न मिलना, ये सभी कारण धीरे धीरे हमारे जोड़ों पर असर डालते हैं। शुरुआत में दर्द हल्का होता है, इसलिए हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन समय के साथ वही दर्द बढ़ने लगता है और एक दिन ऐसा आता है जब रोजमर्रा के छोटे छोटे काम भी मुश्किल लगने लगते हैं। लेकिन रुकिए, अभी सबसे महत्वपूर्ण बात बाकी है, क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा कि आखिर जोड़ों के दर्द की जड़ क्या होती है और क्यों केवल दर्द की दवाइयां लेने से समस्या खत्म नहीं होती। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जोड़ों में दर्द पैदा क्यों होता है, क्योंकि जब तक हम कारण नहीं समझेंगे तब तक सही समाधान भी नहीं समझ पाएंगे। बहुत से लोग सोचते हैं कि बढ़ती उम्र ही घुटनों के दर्द की एकमात्र वजह है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। विशेषज्ञों के अनुसार जोड़ों के दर्द के पीछे दो मुख्य कारण होते हैं। पहला है सूजन यानी इन्फ्लेमेशन और दूसरा है जोड़ों के बीच मौजूद कार्टिलेज का धीरे धीरे कमजोर होना। कार्टिलेज को आप एक प्राकृतिक कुशन की तरह समझ सकते हैं, जो हड्डियों को आपस में रगड़ खाने से बचाता है। जब ये कमजोर होने लगता है तो हड्डियां एक दूसरे पर दबाव डालने लगती हैं और दर्द शुरू हो जाता है। यही कारण है कि कई लोगों को चलते समय कट कट की आवाज आती है, सीढ़ियां चढ़ते समय घुटनों में चुभन महसूस होती है और सुबह उठते ही शरीर अकड़ा हुआ लगता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात और समझना बहुत जरूरी है। दर्द अचानक पैदा नहीं होता। हमारा शरीर पहले ही कई संकेत देना शुरू कर देता है, जैसे पैरों में भारीपन, जल्दी थकान होना, ज्यादा देर खड़े रहने पर घुटनों में खिंचाव महसूस होना या फिर थोड़ी दूर चलने के बाद आराम करने का मन करना। अधिकांश लोग इन संकेतों को सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। फिर जब दर्द बढ़ जाता है तो तुरंत पेन किलर या दर्द निवारक तेलों का सहारा लेते हैं। कुछ समय के लिए राहत भी मिल जाती है, लेकिन कुछ घंटों बाद वही समस्या फिर वापस आ जाती है। इसका कारण यह है कि अधिकतर लोग दर्द को दबाने की कोशिश करते हैं, जबकि दर्द पैदा करने वाले कारणों पर ध्यान नहीं देते। अब यहाँ एक बहुत रोचक बात आती है। क्या आपने कभी सोचा है कि बरसात या ठंड के मौसम में घुटनों का दर्द अचानक क्यों बढ़ जाता है? क्यों ऐसे मौसम में पुराने दर्द भी दोबारा महसूस होने लगते हैं? इसका जवाब जानकर आप हैरान हो सकते हैं, क्योंकि यही वो बिंदु है जहां से आज की पूरी जानकारी एक नया मोड़ लेने वाली है। और आगे मैं आपको एक ऐसी साधारण चीज के बारे में बताने वाला हूं जिसे ज्यादातर लोग नींबू निचोड़ने के बाद सीधे कूड़ेदान में फेंक देते हैं, लेकिन उसके अंदर ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए आगे की जानकारी बिल्कुल मिस मत कीजिए। दोस्तों, अब बात करते हैं उस चीज की जिसे ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे फेंक देते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं नींबू के छिलके की। आमतौर पर जब हम नींबू का रस निकाल लेते हैं तो उसका छिलका कचरा समझकर फेंक देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई पोषक तत्व नींबू के रस से ज्यादा उसके छिलके में पाए जाते हैं? यही वजह है कि वर्षों से घरेलू नुस्खों और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में नींबू के छिलके का उपयोग अलग अलग तरीकों से किया जाता रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि नींबू के छिलके में ऐसे प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर में होने वाली सूजन को कम करने में मददगार माने जाते हैं। और जैसा कि हमने पिछले भाग में समझा, जोड़ों के दर्द का एक बड़ा कारण सूजन भी होती है। लेकिन रुकिए, अभी कहानी यही खत्म नहीं होती। नींबू के छिलके की खासियत सिर्फ इतनी नहीं है, इसमें विटामिन सी और कई प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं। विटामिन सी हमारे शरीर में कोलेजन बनाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोलेजन वही प्रोटीन है जो त्वचा, हड्डियों और जोड़ों को मजबूती देने में मदद करता है।
जब उम्र बढ़ती है तो शरीर में कोलेजन का स्तर धीरे धीरे कम होने लगता है। यही कारण है कि कई लोगों के जोड़ों में जकड़न और कमजोरी महसूस होने लगती है। इसलिए पोषण से भरपूर चीजों का सेवन और सही देखभाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अब सवाल आता है कि आखिर नींबू के छिलके का इस्तेमाल कैसे किया जाए। दोस्तों, आगे मैं आपको एक ऐसा घरेलू तेल बनाने की विधि बताऊंगा जिसमें नींबू के छिलके के साथ कुछ और साधारण रसोई सामग्री का उपयोग किया जाता है। लेकिन उससे पहले आपको एक बात जाननी जरूरी है। इस तेल की असली ताकत किसी एक सामग्री में नहीं, बल्कि उन सभी चीजों के मेल में छिपी है जो एक साथ मिलकर काम करती हैं। और उनमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एक ऐसा तेल जिसे आयुर्वेद में वर्षों से शरीर की मालिश के लिए उपयोग किया जाता रहा है। आखिर वो कौन सा तेल है और उसमें ऐसी क्या खास बात है, यही हम अगले भाग में विस्तार से जानेंगे। इसलिए आगे की जानकारी बिल्कुल मिस मत कीजिए। दोस्तों, अब बात करते हैं उस तेल की जो इस पूरे नुस्खे की नींव माना जाता है, क्योंकि अगर आधार ही मजबूत ना हो तो कोई भी मिश्रण अपना पूरा असर नहीं दिखा सकता। यहाँ जिस तेल की बात हो रही है वो है तिल का तेल। सदियों से तिल के तेल का उपयोग मालिश के लिए किया जाता रहा है। बहुत से लोग इसे सिर्फ एक साधारण तेल समझते हैं, लेकिन पारंपरिक मान्यताओं में इसे शरीर को गर्माहट देने वाला और त्वचा के भीतर तक पहुंचने वाला तेल माना गया है। यही कारण है कि जब भी जोड़ों, मांसपेशियों या शरीर की अकड़न की बात आती है तो तिल के तेल का नाम अक्सर सामने आता है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ तिल का तेल ही काफी नहीं है। सोचिए, अगर किसी टीम में सिर्फ एक अच्छा खिलाड़ी हो और बाकी खिलाड़ी कमजोर हो तो क्या टीम जीत पाएगी? बिल्कुल नहीं। इसी तरह इस तेल में कुछ और ऐसी चीजें मिलाई जाती हैं जो इसे और भी खास बना देती हैं। उनमें पहला नाम आता है हल्दी का। हल्दी लगभग हर भारतीय रसोई में मौजूद होती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसमें पाए जाने वाले प्राकृतिक तत्वों पर वर्षों से शोध होते रहे हैं। यही कारण है कि हल्दी का उपयोग केवल खाने में रंग और स्वाद बढ़ाने के लिए ही नहीं, बल्कि पारंपरिक स्वास्थ्य उपायों में भी किया जाता रहा है। इसके बाद आती है मेथी। अब जरा ध्यान से सोचिए, जब किसी दरवाजे के कब्जे में तेल नहीं डाला जाता तो वो चरमराने लगता है। ठीक इसी तरह जब शरीर को सही पोषण नहीं मिलता तो जोड़ों में अकड़न और असहजता महसूस होने लगती है। मेथी को लंबे समय से संतुलित आहार का हिस्सा माना जाता रहा है और बहुत से लोग इसे जोड़ों की देखभाल के लिए भी अपने भोजन में शामिल करते हैं। लेकिन अभी सबसे दिलचस्प सामग्री बाकी है, क्योंकि आगे हम बात करेंगे एक ऐसी साधारण सी चीज की जो लगभग हर भारतीय रसोई में मिल जाती है, लेकिन उसके गुणों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और जब वो इस मिश्रण में शामिल होती है तो इसकी पूरी ताकत एक नए स्तर पर पहुंच जाती है। आखिर वो चीज क्या है, यही हम अगले भाग में जानेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं उस खास सामग्री की जो देखने में बहुत साधारण लगती है, लेकिन रसोई में लगभग हर घर में मौजूद रहती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अजवाइन की। आपने शायद इसे केवल पराठों, सब्जियों या पाचन से जुड़ी घरेलू चीजों में इस्तेमाल होते देखा होगा, लेकिन पारंपरिक मान्यताओं में अजवाइन को गर्म तासीर वाली चीज माना जाता है। यही वजह है कि कई लोग सर्दियों में या शरीर में भारीपन महसूस होने पर इसका उपयोग करते हैं। जब शरीर लंबे समय तक एक ही स्थिति में रहता है, कम चलना फिरना होता है और मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं, तब शरीर में अकड़न और जकड़न की समस्या बढ़ सकती है। ऐसे में लोग वर्षों से अजवाइन को अपने खान पान का हिस्सा बनाते रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी और दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि अजवाइन के साथ इस मिश्रण में एक और ऐसी चीज डाली जाती है जो अपने तेज स्वाद और सुगंध के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। मैं बात कर रहा हूँ लौंग की। जरा सोचिए, इतनी छोटी सी लौंग आखिर इतनी खास क्यों मानी जाती है? इसका कारण है इसमें मौजूद प्राकृतिक सुगंधित तत्व। यही वजह है कि वर्षों से लोग इसका उपयोग अलग अलग घरेलू उपायों में करते आए हैं। बहुत से लोगों ने यह अनुभव किया होगा कि ठंड के मौसम में लौंग वाली चाय पीने पर शरीर में अलग तरह की गर्माहट महसूस होती है। यही कारण है कि इसे इस मिश्रण में भी शामिल किया जाता है। लेकिन दोस्तों, अब मैं आपको उस सामग्री के बारे में बताने वाला हूं जिसे इस पूरे तेल का सबसे खास हिस्सा माना जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि अगर उसे गलत समय पर मिला दिया जाए तो उसका पूरा फायदा कम हो सकता है। यही वो चीज है जिसके बारे में बहुत से लोग जानते तो हैं, लेकिन सही उपयोग नहीं जानते। और जब ये सही तरीके से इस्तेमाल की जाती है तो बाकी सभी सामग्रियों के साथ मिलकर इस तेल को एक अलग पहचान देती है। आखिर वो चीज क्या है और उसे कब मिलाना चाहिए, यही हम अगले भाग में विस्तार से जानेंगे। इसलिए आगे की जानकारी बिल्कुल मिस मत कीजिए। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं इस पूरे मिश्रण के सबसे खास हिस्से पर। वो सामग्री है भीमसेनी कपूर। ध्यान दीजिए, यहाँ सामान्य पूजा में इस्तेमाल होने वाले कपूर की नहीं, बल्कि पारंपरिक रूप से उपयोग किए जाने वाले भीमसेनी कपूर की बात की जाती है।
बहुत से लोग तेल बनाते समय एक बड़ी गलती कर देते हैं। वे कपूर को शुरुआत में ही गर्म तेल में डाल देते हैं, लेकिन ऐसा करने से उसकी सुगंध और कुछ उपयोगी गुण तेजी से उड़ सकते हैं। इसलिए पुराने जानकार लोग हमेशा सलाह देते हैं कि कपूर को तब मिलाया जाए जब तेल हल्का गुनगुना रह जाए, बहुत ज्यादा गर्म ना हो। अब जरा कल्पना कीजिए, आपने तिल का तेल लिया, उसमें नींबू का छिलका, हल्दी, मेथी, अजवाइन और लौंग जैसी चीजें मिलाई, फिर उन्हें धीमी आंच पर पकाया ताकि उनका अर्क तेल में उतर सके। जब यह मिश्रण तैयार हो जाता है और थोड़ा ठंडा होने लगता है, तब उसमें कपूर मिलाया जाता है। यही वो चरण है जहां लोग अक्सर जल्दबाजी कर बैठते हैं, लेकिन कई बार छोटे छोटे कदम ही किसी नुस्खे की गुणवत्ता तय करते हैं। इसलिए अगर कोई घरेलू तेल बनाना चाहता है तो उसे धैर्य और सावधानी दोनों रखनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, यहां एक और महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है। केवल तेल बनाना ही काफी नहीं है। बहुत से लोग बेहतरीन तेल तैयार कर लेते हैं, लेकिन उसका उपयोग गलत तरीके से करते हैं। परिणाम यह होता है कि उन्हें उम्मीद के अनुसार फायदा महसूस नहीं होता। अब सवाल यह है कि अगर कोई इस तरह का तेल इस्तेमाल करना चाहे तो उसे लगाने का सही तरीका क्या हो सकता है? क्या सीधे तेल लगाना चाहिए? क्या मालिश से पहले कुछ तैयारी करनी चाहिए? और क्या केवल तेल लगाना ही पर्याप्त है, या साथ में कुछ आदतें भी बदलनी पड़ती हैं? यही वो हिस्सा है जहां अधिकतर लोग गलती कर बैठते हैं। अगले भाग में हम इन्हीं बातों को विस्तार से समझेंगे, क्योंकि कई बार असली फर्क नुस्खे से ज्यादा उसके सही उपयोग से पड़ता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस हिस्से की जिसे अक्सर लोग सबसे ज्यादा नजरअंदाज कर देते हैं। मान लीजिए आपने बहुत मेहनत से तेल तैयार कर लिया, लेकिन उसे इस्तेमाल करने का तरीका सही नहीं अपनाया, तो उसका पूरा लाभ मिलना मुश्किल हो सकता है। यही कारण है कि पुराने समय में मालिश को सिर्फ तेल लगाने की प्रक्रिया नहीं माना जाता था, बल्कि उसे एक पूरी दिनचर्या का हिस्सा समझा जाता था। सबसे पहले यह समझिए कि शरीर का कोई भी हिस्सा जब लंबे समय तक अकड़ा रहता है तो वहां रक्त संचार भी प्रभावित हो सकता है। इसलिए बहुत से लोग मालिश से पहले हल्की गर्म सिकाई करना पसंद करते हैं, ताकि त्वचा और आसपास की मांसपेशियां रिलैक्स हो सकें। इसके बाद अगर तेल का उपयोग किया जाए तो उसे बहुत तेजी से या जोर जोर से रगड़ना जरूरी नहीं होता। कई लोग सोचते हैं कि जितना ज्यादा दबाव डालेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा, लेकिन ऐसा हमेशा सही नहीं होता। हल्के हाथों से और धीरे धीरे गोलाकार गति में की गई मालिश अधिक आरामदायक महसूस हो सकती है, खासकर घुटनों, टखनों और कंधों जैसे जोड़ों के आसपास। मालिश के बाद उस हिस्से को तुरंत ठंडी हवा के संपर्क में लाने की बजाय कुछ समय ढक कर रखना भी कई लोग पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों, यहां एक बहुत बड़ी सच्चाई है जिसे समझना बेहद जरूरी है। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ बाहर से तेल लगाने से ही सारी समस्या खत्म हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। शरीर को अंदर से भी सही पोषण चाहिए होता है। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। वे बाहर से इलाज ढूंढते रहते हैं, लेकिन अंदर से शरीर को मजबूत बनाने पर ध्यान नहीं देते। अब जरा सोचिए, अगर शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी हो, हड्डियां कमजोर होने लगें, मांसपेशियां ताकत खोने लगें और शरीर को पर्याप्त पोषण ही ना मिले, तो केवल मालिश कितनी मदद कर पाएगी? यही कारण है कि अब हमें शरीर के अंदर की तरफ ध्यान देना होगा। और आगे मैं आपको ऐसी चीजों के बारे में बताने वाला हूं जिन्हें बहुत से लोग कैल्शियम और हड्डियों की मजबूती से जोड़कर देखते हैं। उनमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो लगभग हर भारतीय घर में आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका सही उपयोग कैसे किया जाए। और सबसे आखिर में मैं आपको एक ऐसे पारंपरिक अनाज के बारे में बताऊंगा जिसका नाम सुनकर शायद आप कहें, अरे ये तो हमारे घर में पहले से मौजूद है। इसलिए आगे की जानकारी बिल्कुल मिस मत कीजिए। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि जोड़ों की परेशानी केवल बाहर से दिखाई देने वाली समस्या नहीं है, इसलिए शरीर को अंदर से मजबूत बनाना भी उतना ही जरूरी है। सबसे पहले अपनी रोजमर्रा की डाइट पर ध्यान दीजिए। अगर आपके भोजन में पर्याप्त पोषण नहीं होगा तो शरीर धीरे धीरे कमजोरी महसूस करने लगेगा। बहुत से लोग सुबह से शाम तक पेट तो भर लेते हैं, लेकिन शरीर को जरूरी पोषक तत्व नहीं मिल पाते। इसलिए अपने भोजन में तिल, मखाना, अखरोट, हरी सब्जियां, दालें और संतुलित आहार को शामिल करना फायदेमंद माना जाता है। साथ ही शरीर को सक्रिय रखना भी बेहद जरूरी है। दिन भर बैठे रहने की आदत मांसपेशियों को कमजोर बना सकती है, इसलिए रोजाना हल्की वॉक और शरीर की क्षमता के अनुसार व्यायाम करना अच्छा माना जाता है। अब बात उस पारंपरिक अनाज की जिसका जिक्र मैं शुरुआत से कर रहा था। दोस्तों, वो अनाज है जौ। जौ सदियों से भारतीय खानपान का हिस्सा रहा है,
इसमें फाइबर, खनिज और कई ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो संतुलित आहार का हिस्सा बन सकते हैं। बहुत से लोग जौ का पानी, जौ का दलिया या जौ की रोटी अपने भोजन में शामिल करते हैं। जौ का सबसे बड़ा फायदा यह माना जाता है कि यह पाचन को बेहतर रखने में मदद करता है और शरीर को हल्का महसूस करा सकता है। जब पाचन बेहतर होता है और शरीर को सही पोषण मिलता है तो उसका सकारात्मक असर संपूर्ण स्वास्थ्य पर दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों, आज की पूरी जानकारी का सार यही है कि किसी एक चमत्कारी चीज पर निर्भर रहने की बजाय अपनी जीवन शैली, खान पान और नियमित देखभाल पर ध्यान देना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप नींबू के छिलके जैसे घरेलू उपायों का उपयोग करते हैं, संतुलित भोजन लेते हैं, अपने वजन को नियंत्रित रखते हैं, रोजाना थोड़ा चलना फिरना जारी रखते हैं और शरीर को पर्याप्त आराम देते हैं, तो ये आपकी सेहत के लिए एक बेहतर दिशा हो सकती है। उम्मीद है आपको आज की ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में जरूर बताइए कि आपने आज की जानकारी में कौन सी नई बात सीखी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। धन्यवाद।